हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम इस नेट जेआरएफ सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम व्हाट आर द स्टेप्स इन रिसर्च। सो स्टेप्स ऑफ रिसर्च, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल एंड join the telegram channel for more update and study material. So let's start our steps of research lecture for UGC NET JRF and research aptitude. So what are the various research methods or steps of research for concluding a well established research? So सबसे पहला स्टेप जो होता है रिसर्च में वो होता है selecting and defining द रिसर्च प्रॉब्लम। आप जिस भी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है और उसको डिफ़ाइन करना है कि किस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हो। अब जो टॉपिक आप रिसर्च के लिए चूज़ करोगे उसकी रिलेवेंसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। सोशल रिलेवेंसी सबसे ज़्यादा मायने रखती है आपके रिसर्च टॉपिक की। अगर आपने ऐसा टॉपिक चूज़ किया है जिसकी रिलेवेंसी कम है तो आपका रिसर्च का इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। तो ऐसा टॉपिक चूज़ करना है जो सोशल रिलेवेंट हो, मतलब समाज के लिए उपयोगी हो। आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा नैरो नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा वेग होना चाहिए। बहुत आसान भाषा में इसमें समझने लायक होना चाहिए और उपयोग होना चाहिए उसका। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। सबसे सिंपल है, हमारी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, हमें टॉपिक सिलेक्ट करना है, उसको डिफाइन करना, सिंपल पहला स्टेप। दूसरा है कॉम्प्रहेंसिव स्टडी ऑफ द लिटरेचर। उस टॉपिक के बारे में ज्ञान अर्जित करना, उस टॉपिक के बारे में ज्ञान लेना। अब ज्ञान कहाँ से मिलेगा सर? लिटरेचर से मिलेगा। जो बेसिक फंडामेंटल सोर्स रहेंगे लिटरेचर रहेंगे। फिर आप लेक्चर वीडियोस हैं, सर्वे वगैरह कर सकते हो, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए तो लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। थॉरोली एनालाइज करना है, नॉलेज कितनी ली है, समझना है टॉपिक के बारे में कि टॉपिक है क्या। सिंपल है। यहाँ पर एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है रिसर्चर्स के लिए कि अगर कोई भी लिटरेचर, कोई भी बुक आप पढ़ते हो जो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा ऑथर्स ने लिखी हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें जब रेफरेंस लिखना पड़ता है अपनी रिसर्च में, थीसिस में, तो आपको सारे ऑथर्स का नेम लिखना ज़रूरी नहीं है। किसी एक ऑथर का नाम लिखिए और फर्स्ट ऑथर का नाम लिखिए और उसके आगे लगा दीजिए इटी ऑल एक्सेट्राज ऑल एट ऑल। सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप इन रिसर्च इज ऑब्जेक्ट डेवलपमेंट और डेवलप द ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट? सिंपल है, आपने जो टॉपिक चूज़ किया है, जिस भी फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हो, तो आपको पहले डिसाइड करना है, बताना है कि आप इस फील्ड में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। सिंपल समझ में आ गया? ये हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्टिव डेवलप करना। फोर्थ जो स्टेप हमारा रहेगा, हाइपोथेसिस डेवलप करो। हाइपोथेसिस डेवलप करना, हाइपोथेसिस क्या है पहले तो ये जानो कि जो भी हमारा रिसर्च की प्रॉब्लम है, जो भी हमने रिसर्च करने के लिए चूज़ किया टॉपिक, उसको समझ लिया है। फिर हमने उसमें कंट्रीब्यूट कहाँ करना ये भी समझ लिया। अब हम कंक्लूड करेंगे जो भी हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है, जहाँ पर गैप है नॉलेज की, अंडरस्टैंडिंग की, अभी तक की रिसर्च में, तो आप कहाँ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। तो एक आपकी जो हाइपोथेसिस रहेगा, एक आइडिया रहेगा कि ये जो प्रॉब्लम है इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है या फिर इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, इसे हम हाइपोथेसिस बोलेंगे। तो हाइपोथेसिस एक सिंपल आइडिया है जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है या फिर नॉट हैड बीन फाउंड टू बी ट्रू। तो लेकिन हाइपोथेसिस आज तक जो अभी तक आपके रिसर्च करने से पहले प्रूव नहीं हुई है, उसे हम बोलेंगे फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। सिंपल है। तो हमारी हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए? लॉजिकल, प्रिसाइज और एक्सपेरिमेंटेबल होना चाहिए। अब हाइपोथेसिस के प्रकार अगर देखें, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, तो फर्स्ट हाइपोथेसिस इज नल हाइपोथेसिस, सेकंड इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट, नल हाइपोथेसिस क्या है? सिंपल, जो भी आपने रिसर्च किया, मतलब कॉम्प्रहेंसिव स्टडी की है अपने टॉपिक के, इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए, शुरुआती ज्ञान के लिए जो भी पढ़ा है आपने, और आपने जो कंक्लूड निकाला, हाइपोथेसिस निकाली है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं नज़र आता है अगर, तो उसे बोलेंगे नल हाइपोथेसिस। सो इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ नो इफेक्ट
और नो डिफरेंस। सिंपल है। H0, तो क्वेश्चन आ सकता है H0 से किसको डिनोट करते हैं? नल हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं, या फिर नल हाइपोथेसिस का डिनोटेड बाय H0, H1, HA, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या रहेगा? अभी जो भी अभी तक हाइपोथेसिस है, जो भी रिसर्च फाउंड है, अंडरस्टैंडिंग है, इससे हटके आपका कुछ हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव कुछ अलग है, एक और ऑप्शन आप प्रोवाइड करा रहे हो, दैट इज़ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंस बिटवीन 2 और मोर डाटा जनरेटिंग प्रोसेसेस। सिंपल, इसको डिनोट करेंगे H1 से या फिर HA से, याद रखिए। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करने का मतलब हो रहा है कि हम रिसर्च किस तरीके से करने वाले हैं, रिसर्च का पैटर्न क्या रहेगा, रिसर्च का डिज़ाइन क्या रहेगा। तो इसमें सैम्पलिंग रहेगा, ऑब्जर्वेशनल रहेगा, स्टैटिस्टिकल रहेगा, ऑपरेशनल रहेगा, किस तरीके से डिज़ाइन रहेगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, है ना, डाटा कलेक्ट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, दैट इज़ अ रिसर्च डिज़ाइन। सो दैट इज़ अ फोर्थ मेथड, फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप, कैरी आउट द रिसर्च प्रोसेस। अब हम रिसर्च प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे, अपनी रिसर्च को स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इसे बोलेंगे हम रिसर्च प्रोसेस को कैरी आउट करना। सिंपल। तो अब सबसे पहला स्टेप आएगा यहाँ पे सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? आपने सैम्पल कलेक्ट किए, किसी भी टॉपिक को आप सर्च करते हो, लोगों से जाके मिलना, उनसे बातें करना, जैसे न्यूज़ चैनल वाले करते हैं, दैट इज़ अ सैम्पलिंग। उसके बाद में होता है डाटा कलेक्शन, जो भी आपको वहाँ से आंसर मिले हैं, दैट इज़ अ डाटा कलेक्शन। फिर डाटा एनालिसिस, मतलब जो भी आंसर आपको मिले हैं उसको समझना, एनालिसिस करना, क्या बोला किसने, क्यों बोला। और लास्ट में आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि आपने जो भी हाइपोथेसिस बनाया था वो हमारा सही है या गलत है, दैट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अभी सैम्पलिंग के कैटेगरी देखें तो सैम्पलिंग के टाइप अगर देखें तो फर्स्ट इज़ अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब है जहाँ पर हम सर्वे करेंगे या फिर क्वेश्चंस करेंगे वो रैंडम होंगे, कोई भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं रहेगा, दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इक्वल चांसेस रहेंगे सिलेक्शन के। नेक्स्ट इज क्वासी प्रोबेबिलिटी। क्वासी प्रोबेबिलिटी का मतलब है जहाँ पर रैंडम भी नहीं है और रैंडम भी है, तो क्वासी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। नॉट कम्प्लीटली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करना बहुत एक्सपेंसिव हो या फिर पॉसिबल ना हो, तब हम क्वासी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लेते हैं। मतलब कुछ चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे, किसी और के डाटा सर्वे से लेना, कुछ चीज़ें हमने खुद भी अंडरस्टैंड की, ऑब्जर्व किया, दैट इज़ क्वासी प्रोबेबिलिटी मेथड। इसके बाद आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अभी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? सिंपल, जहाँ पर सिलेक्शन रैंडम ना हो। अब सिलेक्शन रैंडम नहीं होगा तो क्या मतलब है? सिलेक्शन फिक्स्ड होगा, पहले से डिटरमाइंड रहेगा, दैट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट स्टेप इज़ डाटा कलेक्शन। अभी डाटा कलेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डाटा कलेक्शन में सबसे पहले समझते हैं डाटा। तो डाटा सिंपल है, एविडेंसेस, फैक्ट, और हमें जो भी आउटपुट है उसे हम डाटा बोलेंगे। दो प्रकार का डाटा है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा सिंपल, जो आपने डायरेक्टली जनरेट किया वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। जैसे आपने इंटरव्यू लिया लोगों का, क्वेश्चंस किए लोगों से, आपने जो ऑब्जर्व किया, तो जो रिसर्चर है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो प्राइमरी डाटा कहलाएगा। जो रिसर्चर्स के थ्रू डाटा कलेक्ट हुआ है वो है प्राइमरी डाटा। सेकेंड इज सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा मतलब है जो रिसर्चर ने खुद तो कलेक्ट नहीं किया, दूसरे के थ्रू कलेक्ट करवाया है या कहीं और से इनडायरेक्टली उस डाटा को कलेक्ट किया है, दैट इज़ अ सेकेंडरी डाटा। सिंपल है, इट इज़ बेस्ड ऑन द सोर्सेज। नाउ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्केल आर यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शन प्रोसेस। सिंपल, अब स्केल का मतलब यहाँ पर है हमने जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स लिए हैं, डाटा कलेक्ट किया है, उसको किस तरीके से हम रखेंगे अपने पास। तो हो सकता है कैटेगरी वाइज रख लें, मेल का डाटा ये रहा, फीमेल का डाटा ये रहा, इसे बोलेंगे नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल समझ में आ गया? क्लासीफाई केसेस इनटू दी क्लासेस, सेपरेट क्लासेस पर सेक्स वेरिएबल्स, रिलीजियस एफिलिएशंस के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया, दैट इज़ अ नॉमिनल स्केल। सेकंड वन इज़ अ ऑर्डिनल स्केल। अब ऑर्डिनल स्केल क्या होगा? जहाँ पर हम रैंकिंग की बात करेंगे,
नंबरिंग की बात करेंगे, ऑर्डरिंग की बात करेंगे, कौन पहले कौन बाद में, दैट इज़ ऑर्डिनल स्केल। इसके बाद में आता है इंटरवल स्केल, जहाँ पर हम ऑर्डर है, जहाँ पर ऑर्डर को देखेंगे और डिफरेंस वैल्यू की मीनिंगलेस है। ऑर्डर रहेगा लेकिन डिफरेंसेस मीनिंगलेस, सिंपल है। इंटरवल जो भी है, हमारा जो भी पैरामीटर है, उसमें डिफरेंसेस नहीं होगा, कहने के लिए डिफरेंस होगा नाम मात्र का। टेम्परेचर मेज़र करना, सेल्सियस में मेज़र कर सकते हो, फ़ारेनहाइट में मेज़र कर सकते हो, बट डिफरेंस दोनों में, टेम्परेचर में डिफरेंस तो नहीं होगा ना। टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर ही है, एक स्केल है उसका सेल्सियस, एक स्केल है फ़ारेनहाइट, दैट इज़ अ इंटरवल स्केल। नेक्स्ट स्केल इज़ रेशियो स्केल। रेशियो स्केल क्या कहता है? क्वांटिटेटिव स्केल है, वेयर वेरिएबल कैन कैटेगराइज एज अ रैंक इन इक्वल इंटरवल्स एंड कैन हैव अ एब्सोल्यूट जीरो। तो रेशियो स्केल में एग्जाम्पल के लिए आप समझिए हाइट, वेट, स्पीड को नापना, दैट इज़ अ रेशियो स्केल। आप कंपैरिजन करोगे किलोमीटर इन अ आवर, दैट इज़ अ स्पीड। तो इस तरीके से आप देखोगे 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, दैट इज़ अ रेशियो स्पीड, रेशियो स्केल, सॉरी। नाउ अब डाटा कलेक्ट होने के बाद में उसको एनालाइज करने की ज़रूरत होती है और उसके बाद में उसको प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है। अब कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती हैं डाटा एनालिसिस करने में, इसके बारे में जानेंगे। अब डाटा एनालिसिस का मतलब है कि इसका मतलब क्या है, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है, कितने लोगों का डाटा कलेक्ट किया, उनके प्रेफरेंस पता चलेगा, उनके चॉइस पता चलेगा, उनकी डिसीजन मेकिंग हैबिट का पता चलेगा, दैट इज़ एनालिसिस करना। फर्स्ट टेक्निक इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ मेनी टाइम्स। तो ये फ्रीक्वेंसी हमें बताता है एक्सटेंट कितना है प्रेफरेंस का। अगर कोई इंसान बर्गर खाता है तो कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार, कितना, दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी। सेकेंड इज़ परसेंटेज। तो वो जो खाता है प्लेट में, उसमें बर्गर का परसेंटेज कितना है, दैट इज़ अ पोर्शन आउट ऑफ द टोटल। समझ में आया? तो परसेंटेज क्या बताएगा हमें? पोर्शन। हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें? फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज। डाटा एनालिसिस में किसी भी चीज़ का फ्रीक्वेंसी क्या है, किसी भी चीज़ का परसेंटेज क्या है, किसी भी चीज़ का मीन क्या है, मीन यानी एवरेज नंबर कितना है, लगभग इतना पैसा तो खर्च करता ही है वो। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताएगा? कंपेयरिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा, यूजफुल फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा। अगर हैं डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा अगर हमारे पास में है, उसको कंपेयर करने में हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, सिंपल। नेक्स्ट इज कोरिलेशन। इट इज़ यूज टू स्टडी एंड एनालाइज रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। जैसे रेनफॉल और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, दैट इज़ नोन एज कोरिलेशन। नेक्स्ट इज रिग्रेशन। इट इज़ यूज टू स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट। अब जब कॉज एंड इफेक्ट की बात हम करेंगे उसे बोलेंगे रिग्रेशन। क्या बोलेंगे? रिग्रेशन। सिंपल, रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कॉज एंड इफेक्ट का स्टडी क्या कहलाता है? अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर देंगे? रिग्रेशन। सिस्टम क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या कहलाएगी, इसके बारे में हम जानें तो एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है डिसाइड करने के लिए कि जो भी रिज़ल्ट आया है, हमारी रिसर्च का रिज़ल्ट आया है, हमारे पर्टिकुलर थ्योरी को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, दैट इज़ नोन एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फिर से समझ लीजिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया, जो भी हमने उससे रिज़ल्ट ड्रॉ किया, कंक्लूज़न ड्रॉ किया, क्या वो हमारी थ्योरी से मैच करता है या नहीं, इसे हम बोलेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सिंपल है। अब ऐसा करने के लिए बहुत सारे टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, जिसमें है एफ टेस्ट, टी टेस्ट, एक्सेट्रा। तो क्वेश्चन फिर से आ सकता है, एफ टेस्ट, टी टेस्ट आर द टेस्ट यूटिलाइज्ड फॉर, ऑप्शंस आ जाएंगे उसमें। तो आंसर क्या होगा? हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। या फिर डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ ली जा सकती है, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग? तो ए बी सी।
हमेशा अपने माइंड में क्वेश्चन लाना है कि यूजीसी क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, किस तरीके से पूछ सकता है। और मैं कोशिश करूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियो बनाने का भी, जिससे हमारे सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लास्ट 4 डिफरेंट एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती हैं। टाइप 1 एरर जो है वो है नल हाइपोथेसिस इज़ ट्रू बट इट हैज़ बीन रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस ट्रू है। नल हाइपोथेसिस क्या था? नल हाइपोथेसिस था कि कोई डिफरेंस नहीं है डाटा जनरेटिंग प्रोसेस में, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये सच आया, ये सच बात है, लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसे बोलेंगे टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर क्या है? जब नल हाइपोथेसिस गलत हो जाए और उसको रिजेक्ट भी किया जाए, टाइप 2 एरर हो जाएगा वो। टाइप 3 एरर क्या रहेगा? जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, गलत है, बट इट हैज़ बीन रिजेक्टेड फॉर रॉन्ग रीज़न, गलत कारणों के कारण उसको हमने रिजेक्ट कर लिया। जो भी रिजल्ट आया था, कंक्लूजन आया था, वो डिफरेंस आया था। नल हाइपोथेसिस हमारी गलत हो गई, नो डिफरेंस आया था, अब यहाँ पर डिफरेंस हो गया। डिफरेंस होने के कारण अब क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। गलत रीज़न से हमने रिजेक्ट कर लिया, जानबूझ के रिजेक्ट कर लिया किसी चीज़ को, क्या बोलेंगे उसको? टाइप 3 एरर। व्हेन यू करेक्टली रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस बट मेक अ मिस्टेक इन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, that is टाइप 4 एरर। टाइप 4 एरर क्या कहलाएगा? जब हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है, लेकिन मिस्टेक कहाँ पर है? इंटरप्रिटेशन में। इंटरप्रिटेशन की एरर को बोलते हैं टाइप 4 का एरर। अब जब हमने डाटा एनालिसिस कर लिया है, हाइपोथेसिस टेस्ट हो गई है, इसके बाद मेथड होती है कंक्लूजन ड्रॉ करने की, थ्रोइंग ऑफ कंक्लूजन। अब थ्रोइंग ऑफ कंक्लूजन में क्या होता है कि रिसर्चर्स समराइज करेगा की पॉइंट को, रिसर्च की जो भी समरी है, समरी देना ही कंक्लूजन कहलाता है। थ्रोइंग ऑफ कंक्लूजन मीन्स समराइजिंग दी की पॉइंट्स, कि ऐसा क्यों हुआ, ताकि जो लोग पढ़ें इसको समझ सकें कि रिसर्चर क्या है, रिसर्च क्या हुई और उसका कंक्लूजन क्या है, समरी क्या है उसकी। कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद में आएगा रिजल्ट। रिजल्ट क्या रहा, रिसर्च का रिजल्ट क्या रहा? तो यहाँ पर क्या करेगा? रिसर्चर हैज़ टू इंटरप्रेट and convert all his ideas into written text and then interpreted research result again and again to minimize the error। अब यहाँ पर रिसर्चर बार बार अपने इंटरप्रिटेशन को एक लिखित फॉर्म में देगा और उसको इंटरप्रेट बार बार करेगा, ताकि जो भी वो समझाना चाह रहा, क्या वही लिखा है उसने, ताकि एरर कम हो सके। सिंपल है। रिजल्ट आने के बाद में इसको पब्लिश किया जाएगा और इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग रिसर्च फाइंडिंग्स। रिपोर्टिंग रिसर्च फाइंडिंग जो रिसर्च रिपोर्ट हैं, मेंशंस करेंगी क्वेश्चंस डेट रिमेन आंसर। अगर कोई भी क्वेश्चंस है जो रिसर्चर्स ने आंसर नहीं किए हैं, वो भी उसमें रहेंगे पब्लिश में। या फिर जो भी सजेशन है रिसर्चर्स के, जो फ्यूचर रिसर्चर्स रहेंगे उनको हेल्पफुल रहें, वो भी उसमें इंक्लूड करेंगे। और ऐसा होता है किसी जर्नल के आर्टिकल में या फिर बुक के थ्रू। समझ में आ गया? रिपोर्टिंग रिसर्च फाइंडिंग। तो यहाँ पर हमने देख लिया स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, सबसे पहला स्टेप्स याद करने की कोशिश करो, सिलेक्ट और डाटा कलेक्शन। प्रॉब्लम क्या है उसको सिलेक्ट करो, टॉपिक, फिर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ले लो। नॉलेज लेने के बाद में ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो कि हमारा कंट्रीब्यूशन हमें कहाँ पे देना है। कंट्रीब्यूशन देने के बाद में, डिसाइड करने के बाद में हाइपोथेसिस बना लो कि हाइपोथेसिस क्या है हमारी। फिर रिसर्च का डिज़ाइन क्या होना चाहिए ये डिसाइड करो। रिसर्च की डिज़ाइन डिसाइड होने के बाद में रिसर्च को स्टार्ट करना, दैट इज़ कैरी आउट द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस कैरी आउट करने के बाद में फिर उसको डाटा कलेक्ट करना, डाटा सैम्पलिंग करना, डाटा एनालिसिस करना। फिर उसके बाद में आएगा हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद में आएगा कंक्लूजन बताना। कंक्लूजन बताने के बाद में अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करना। रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने के बाद में पब्लिश करना। यहाँ पर रिसर्च ख़त्म होती है। सिंपल है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थीसिस और आर्टिकल राइटिंग, और कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इस लेक्चर सीरीज़ को ख़त्म करूँ और नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल टू शो योर सपोर्ट एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल द इनविंसिबल एस्पिरेंट। थैंक यू सो मच।